मधु और रमेश एक छोटे से गांव में रहते थे। रमेश गांव में घूम घूम कर लोगों के घर काम कर कर अपना घर चलाता, लेकिन इतने से पैसों में भला किसका घर चल सकता था। इसलिए दिक्कतें तो बहुत होती थी, लेकिन रमेश की पत्नी बिना कोई शिकायत करे उतने ही पैसों में घर चला लिया करती। लेकिन कई दिनों से रमेश को पूरे दिन में बस एक ही काम मिलने की वजह से वो ना बराबर के पैसे ला रहा था और ना ही घर में कुछ खाने पीने को था। तभी मधु रमेश को कहती है, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए हैं। आप कहीं से कुछ पैसे ले आइए। यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है कोई, मुझे कोई स्थिर काम मिलता ही नहीं है। आप परेशान क्यों होते हो? भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बस आप हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम हमेशा मुझे समझती हो। आज जब घर में 1 रुपया भी नहीं है, खाने को अन्न का दाना नहीं है, फिर भी तुम शिकायत ना करके मेरे हालत को समझ रही हो। अब हम गरीब हैं तो हम इसका रोना थोड़ी रोते रहेंगे, बल्कि हमें तो अपने हालातों को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मैं भी देखता हूँ कहीं कोई काम मिल जाए। रमेश काम की तलाश में बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और मधु की बड़ी बहन स्नेहा अपने पति विनय और गोद में लिए बच्चे के साथ शहर से गांव आती है। और स्नेहा को देखकर मधु कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुन्नी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने यही बोला कि खुली और ताज़ा हवा मुन्नी के लिए अच्छी होगी। हाँ, और यही सोचकर मैंने भी कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले ली है कि गांव में आपके यहाँ आ जाते हैं, मिलना भी हो जाएगा और मुन्ना की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ आने से कोई परेशानी तो नहीं है ना आप दोनों को? अगर है तो बता सकते हो, हम पास में ही होटल में रह लेंगे। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका ही तो घर है, आप यहाँ जब मन करे आ सकते हो। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या भला? और नहीं तो क्या, ये आपकी छोटी बहन का घर है। आपको जब तक यहाँ रहना है रह सकती हैं। और मैं भी तो अपने मुन्ना से मिलूं। देखा, मैं बोलती थी ना, मधु और रमेश जी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप होगी समझते ही नहीं हो बिल्कुल। अरे मैंने तो इसलिए बोला था कि कहीं हमारे आने से कोई परेशानी ना हो। हाँ, तो अब तो पता चल गया ना कि हमें कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। रमेश बाहर जा रहा था कि तभी मधु भी वहाँ आती है और रमेश को एक तरफ साइड ले जाकर उससे कहती है, घर में कुछ खाने को नहीं है, अब हम इन्हें क्या खिलाएंगे? और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, हम भगवान को ऐसे निराश भी नहीं कर सकते। तुम यहीं रुको, मैं बाहर से देखता हूँ, कुछ तो इंतजाम होगा ही। कहीं कोई काम नहीं मिलेगा तो कुछ पैसे ही उधार ले लूंगा, जिससे कुछ दिनों के लिए तो खर्चा चल ही जाएगा। ठीक है, मैं उन्हें गुड़ और पानी दे देती हूँ, क्योंकि घर में तो अभी यही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर रमेश बाहर कोई काम देखने चला जाता है कि पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन काफी देर देखने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो वो निराश होकर अपने गांव के बड़े जमींदार से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेता है और उन पैसों से घर में थोड़ा बहुत अनाज ले आता है, जिससे मधु खाना बनाकर सबको देती है। लेकिन वो अनाज बचाने के लिए खुद बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन वो लोग विनय और स्नेहा से परेशान नहीं हो रहे थे, बल्कि मेहमानों को भगवान समझकर उनकी जरूरतों को जैसे तैसे पूरा कर रहे थे। ऐसे ही एक रात चारों सोने के लिए जा रहे थे, तभी स्नेहा का बच्चा मुन्ना बहुत रोने लगता है और मुन्ने को रोता देखकर विनय कहता है, ये अचानक से क्या हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना मुन्ना की? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन शायद इसे भूख लग रही है, इसलिए रो रहा है। हाँ, तो बच्चों को तो भूखा वैसे भी नहीं सुलाना चाहिए। मधु, तुम थोड़ा तो ध्यान रखा करो ना। अरे इसमें मधु की कोई गलती नहीं है। मधु, जरा दूध ले आना, अभी पिला देती हूँ, पेट भर जाएगा तो आराम से भी सो जाएगा। दूध तो है ही नहीं घर में, शाम को चाय बनाई थी तभी खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही सुला देती हूँ, सो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे कैसे सो जाएगा? अभी तो बताया था बच्चों को भूखे पेट नहीं रखना चाहिए। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी बाहर से दूध लेकर आता हूँ। रमेश बाहर से जल्दी से दूध लेकर आता है और स्नेहा को दूध देता है। ऐसे ही रमेश और मधु अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते और कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन मधु और रमेश दोनों पैसों को लेकर बहुत परेशान थे और दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बाहर खड़ा विनय दोनों की बातें सुन लेता है और जल्दी से
स्नेहा के पास जाकर कहता है। इन लोगों को इतनी परेशानी थी, लेकिन इन लोगों ने हमें अपनी परेशानी की भनक तक नहीं पड़ने दी। कैसी परेशानी? क्या बात कर रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, बल्कि रमेश के पास तो कोई ठीक ठाक काम तक नहीं है, लेकिन ये इतने दिनों से हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ऐसा था तो मधु ने कुछ बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, आखिरकार बहन हो उसकी। ये लोग अब तक हमसे अपनी परेशानी छुपाते आ रहे हैं, लेकिन अब तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम भी इनकी मदद करें। लेकिन मदद कैसे करेंगे जब ये दोनों हमें अपनी परेशानी बताने से ही इतना कतराते हैं? तो हमारी मदद कैसे लेंगे? मुझे तो खुद में ही इतना बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है गरीब के घर मेहमान नहीं बल्कि खर्चा बनकर आए हैं हम दोनों। कोई बात नहीं, अब तो हमें सब पता ही है ना, हम सब ठीक कर देंगे। इन दोनों ने अपना बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद की, अपनी गरीबी को एक तरफा रखा, लेकिन अब हमें आगे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। दोनों साथ में मधु और रमेश के पास जा रहे थे कि इतने में वो जमींदार वहाँ आता है, जिससे रमेश ने ज्यादा ब्याज पर पैसे लिए थे। वो अपने साथ कुछ पहलवानों को भी लेकर आया था और आते ही बोलता है। अरे पैसे लेते समय तो घर तक आया था, लेकिन इनके पैसे देने के समय तो तारी शक्ल नहीं दिखती। अरे पैसे कितने हैं? अरे मालिक, मैंने आपको बोला तो था, मैं कुछ समय बाद आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। आपको घर आने की क्या जरूरत थी? थारे नियत को नहीं मारे पैसे देने की, क्योंकि समय तो थारा हो गया है वापस पैसे करने का। ये मारे को मारे पैसे चाहिए, वो भी इब्बे। अरे भाई साहब, हमारी बात तो सुनो। आप घर आकर ऐसे करोगे, अच्छा थोड़ी लगता है? मेहमान भी है घर पर। मारे को कुछ ना सुनना रह, तुम सबके देख रहे हो। अंदर जाओ, जाकर सामान बाहर करो। वो जैसे ही अंदर आकर सामान बाहर फेंकने लगते हैं, तभी वहाँ विनय आकर कहता है। बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे, मैं देता हूँ तुम्हारे पैसे। अरे भाई साहब, आप क्यों देंगे पैसे? मैं दूंगा ना। आप बस शांत रहो और तुम बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे। जमींदार विनय को पैसे बताता है और विनय जमींदार को सारे पैसे देकर वहाँ से भगाता है। और विनय स्नेहा, मधु और रमेश को कहता है। ये क्या है, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम क्या आपके अपने नहीं थे? मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, तूने मुझे भी कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेली ही झेलती रही। आप दोनों को क्या बताते? आप 4 दिन के मेहमान हो, आपको परेशान करना गलत होता। तो क्या हुआ, आप यहाँ परेशान थे तो क्या हमें अच्छा लग रहा था? इनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है, कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। हम ऐसे में करते क्या? हाँ तो मुझे बताना तो चाहिए था ना। वैसे भी मुझे अपने कामों में एक हेल्पर की जरूरत थी, और आप हेल्पर का काम तो अच्छे से ही करोगे, मुझे यकीन है आप पर। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो जैसे अब तक हमारी खातिरदारी कर रहे थे, और अब हमें कुछ नहीं सुनना। मधु, तू तो समझाना, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ बोल दीजिए, शायद दीदी हमारे घर में मेहमान के रूप में भगवान बनकर आई हैं। ठीक है, जब आप सबको यही ठीक लगता है तो यही सही है। रमेश मधु की बात को मान लेता है और अब विनय के साथ हेल्पर का काम करने लगता है। और जिस तरह गरीब होते हुए भी उसने अपनी मेहमानों की इतने अच्छे से खातिरदारी करी, उसी तरह अब वो उनके साथ खुशी खुशी रह रहे थे। राजस्थान में तेजस्विनी अपनी सास उमा और पति हितेन के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा पारस और छोटी बेटी दीक्षा। ऐसे ही एक दिन जब तेजस्विनी कढ़ाई बुनाई कर रही होती है और दीक्षा अपनी माँ से बात, तभी पारस अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आता है और घर आते ही दीक्षा के सर पर मारते हुए अपनी माँ से बोलता है। माँ, इसको कुछ काम काज सिखा दो, वरना ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवा देगी, बोझ कहीं की। मुझे तो सब कुछ आता है, तू अपनी सोच। शादी होने के बाद तू अपना घर कैसे संभालेगा? दीक्षा, थारा बड़ा भाई है, यूं नहीं बोलिया करते। आने दे बापू और दादी को, तब देख तेरी जुबान कैसे बंद होती है। कुछ ही देर बाद उमा बाहर से अपने हाथों में सब्जियां लेकर आती है और पारस अपनी दादी के पास जाकर उनसे बोलता है। दादी, थारे को और बापू को कोई टेंशन है कि ना? के होया हमारा लाल, तू काहे न इतनी चिंता कर रहा है? किस बात की टेंशन है? अरे मैं इस बोझ की बात करूँ हूँ जो हमारे सर पे बैठी है। गांव में इससे भी छोटी छोटी लड़कियों के ब्याह हो गए, पर अब तक इसका ही ना हुआ। अरे मैं पूछूं हूँ, इस घर में किसी को होश वोश है कि ना? अरे इस कलमुही का ब्याह कराने के लिए मारे धोरे पैसे को नहीं, अपने आप इसका बाप देख लेगा। इसके दहेज का खर्चा वही ले लेगा। तू उठे या मेरे पास दाल बाटी खा ले। उमा पारस को दीक्षा के सामने अपने हाथों से दाल बाटी खिलाती है और ये सब देखकर दीक्षा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है। शाम को हितेन घर आता है और उसके आने के बाद
उमा और पारस उसकी शादी की बात करती हैं। हितेन इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है और कुछ पैसों के लालच और दीक्षा से पीछा छुड़वाने के लिए हितेन उसकी शादी एक अमीर घर के बड़े लड़के कार्तिक से करवा देता है। दीक्षा भी अपने परिवार वालों की मर्जी से बिना शिकायत किए ही वो शादी कर लेती है। शादी के बाद तेजस्विनी को पता चलता है कि हितेन ने चंद पैसों के लिए दीक्षा की शादी कार्तिक से की है। तो तेजस्विनी हितेन से बोलती है, कैसे बाप हो, वो थारी छोरी थी जिसे तूने पैसों के लिए बेच दिया। तू अपना मुंह बंद रख समझी। वो क्या काम आती है हमारे, जो मैं उसके ब्याह के लिए इतने पैसे खर्चूं। काम तो हमारा पारस आएगा, वही बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। ये बोलकर हितेन वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और पारस गलत संगति में पड़ जाता है। अब आए दिन पारस रात को नशे की हालत में घर आता और जो पैसे उसे दिए जाते या तो घर के किसी काम के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए, तो वो उन्हें जुए में हार जाता। ऐसे ही एक दिन पारस हितेन से कुछ पैसे मांगता है और हितेन के मना करने पर वो मौका देखकर घर के सारे पैसे चुराकर अपने दोस्तों के पास जाकर जुआ खेलने लगता है। वहीं तेजस्विनी खाना बनाते हुए दीक्षा को याद करती है कि तभी उसके घर पर फोन आता है और तेजस्विनी कॉल उठाकर बोलती है, हेलो कौन? माँ, मैं थारी लाडो। माँ, थाई कैसी हो? मेरे को भूले तो नहीं? अच्छा, सब कैसे है वहाँ? लाडो, थारे को क्या बताऊं, थारे जाने के बाद तो सब कुछ बदल सा गया है। थारा भाई भी नशेड़ी सा हो गया, थारे बापू का तो काम ही ना चल रहा, थारी दादी भी ठीक ना रहती, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है छोरी। मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया। तू ये सब छोड़ और मेरे को ये बता, तू ठीक है ना? तुझे तेरी माँ की इतने दिनों से याद ना आई? माँ, मैं अठे बहुत खुश हूँ। थारे को पता है, हमारे ससुराल वाले घने चोखे से मने सराखों पे रखते हैं। और हाँ, तुम्हारी तो याद मुझे हर वक्त आती है, पर क्या करूँ, बापू सा और दादी सा के डर से मैंने कभी कॉल ही नहीं किया। मारी लाडो, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, बस मेरे को और कुछ ना चाहिए। अच्छा माँ, मैं अब रखती हूँ। तेजस्विनी अपनी बेटी को खुश देखकर सुकून की सांस लेती है कि तभी हितेन जोर से चिल्लाते हुए तेजस्विनी के पास आकर उससे बोलता है, नरेश भाई को पैसे देने के लिए मैंने कुछ पैसे घर में रखे थे, कहाँ गए वो पैसे? मारे को कुछ ना पता, भाई कौन से रुपयों की बात कर रहे हो? क्या करूँ मैं? अगर मैंने टाइम रहते उसके पैसे उसको ना दिए तो हमारा घर छिन जाएगा। तेजस्विनी, आपने ये घर गिरवी रखियो है, पर क्यों? माँ के ऑपरेशन के लिए। माँ जी के ऑपरेशन के? और जो दीक्षा के ब्याह के जो पैसे मिले थे उसका क्या किया? वो अपने नालायक निकम्मे बेटे के पीछे खर्च कर दिया। तू मुझसे सवाल जवाब मत कर और जाकर काम कर अपना, मैं कुछ और देखता हूँ। हितेन परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। जिसके कुछ दिन बाद नरेश उनके घर आकर उन्हें धमकी देकर जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर दीक्षा अपनी माँ से बात करने के लिए अपने मायके में फोन करती है और अपनी माँ को रोता देखकर दीक्षा उससे बोलती है, क्या हुआ माँ? थाई रो क्यों रही हो? सब ठीक से ना? अब तने के बताऊं, यहाँ कुछ ठीक ना है लाडो। दीक्षा अपनी माँ से बात करके इस बारे में अपने पति से बात करती है। जिसके बाद कार्तिक अपने कुछ आदमियों से बोलकर उसके पिता का सारा कर्जा चुका देता है। साथ ही उसकी दादी के इलाज के लिए भी उनके घर कुछ पैसे भेज देता है, जो कि पारस के हाथ लग जाते हैं। और उन पैसों को देखकर पारस खुद से बोलता है, मेरे कंजर बाप के पास इतना सारा खजाना रखा है और मुझे पता भी ना। वहीं दूसरी ओर हितेन नरेश को कॉल करके कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत मांगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका कर्ज किसी और ने चुका दिया है। ये सुनकर हितेन तेजस्विनी का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा हितेन होगा, ना कि दीक्षा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिसे निकम्मा समझ रहा था, आज उसने बिना कुछ बताए मेरा सारा कर्जा चुका दिया। पर पारस के पास इतना रुपया आया कहाँ से? तेजस्विनी और हितेन ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी पारस अपने हाथों में नोटों की गड्डी लेकर वहाँ आता है और उन दोनों से बोलता है, साले बुढ़े बुढ़िया, इतना खजाना छुपा रखा है और बोलते हो कि पैसा नहीं है। पर हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं है और हमें तो आज खुशी है कि तूने अपने माँ बाप की मदद की, नरेश भाई का सारा कर्जा चुकाकर।
और तो और अपनी दादी के इलाज के लिए भी। क्या बकवास करो हो, मैंने कोई कर्जा ना चुकाया और मुझे ना रहना तुम भिखारियों के साथ। मैं चला यो पैसे लेकर अपने दोस्तों के घर ऐश की जिंदगी जीने। ये बोलकर पारस सारा रुपया और अपनी माँ के गहने लेकर अपने माँ बाप को अकेला बेसहारा छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद दीक्षा का कॉल आता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मैंने कुछ पैसे भेजे थे, थाने मिल गए? लाडो, वो सारे पैसे तो पारस लेकर चला गया। अब तेरी माँ और बापू को देखने वाला कोई ना है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं आ रही हूँ। दीक्षा अपनी माँ का फोन रखकर कार्तिक के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ वो अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवाती है, अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ महीनों बाद उसकी दादी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद दीक्षा अपने माँ बाप को अपने साथ शहर ले आती है। शहर में दीक्षा को अपने पति के साथ काम करता देख हितेन को अपनी सोच पर शर्म आती है और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तूने मेरा भला किया। मैं जिसे अपने बुढ़ापे का सहारा मानता रहा, वही मुझे असहारा छोड़कर चला गया। बापू साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर आज मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से तो हूँ। आप ही की वजह से मुझे कार्तिक जी मिले और जाने अनजाने हुई उस गलती को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा भी हूँ। दीक्षा हमेशा के लिए अपने पिता को अपने साथ रख लेती है, जिसके बाद दीक्षा को अपने बाप का प्यार मिलता है, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी।